पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाना महंगा हो रहा है, जितनी भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन दी एंड वो हम राजनीति में हों या ना हों, इम्पैक्ट तो हमें सबको ही करेगा ना। एक सीट पे 1000 वोट हैं सपोज XYZ, तो 1000 वोटों में से क्या होता है, आपने देख लिया कि भाई मेरे 550 वोट पड़े हैं, तो मेरी 55% पोलिंग हो गई। वो तो अब इन्होंने खेल तो बहुत दूसरे कर दिए हैं कि ये तो मशीन का ही काम कर देते हैं अब तो, लेकिन वरना प्रोसेस यही कहता है। अब मैं आपको आ जाता हूँ इस पर घूम के कि चांदनी चौक में उस टाइम पे क्या हुआ 2024 के अंदर टोटल मिला के अराउंड 600 समथिंग कुछ वोट थे उस पोलिंग स्टेशन पे, जिसमें से 175 वोट कटे हुए थे। BLO को नहीं पता होता ना, BLO के पीछे पीछे एक बीजेपी का सेवक घूम रहा है ना। अच्छा। वो RSS का या बीजेपी का एक आदमी पीछे पीछे घूम रहा है, वो बता रहा है भाई देख ये वाला घर है, ये कांग्रेस को वोट डालेगा या आम आदमी को डालेगा या फलाना ढिमका। तो ये कांग्रेस को या फिर विपक्षी पार्टी को डालेगा तो इसका काट दे, इसका काट दे। तो इस्तीफा नहीं होने वाला। इस्तीफा तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हो जाए तो अच्छी। मेरे घर में ज़्यादातर लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, तो मैंने सोचा यार ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी गलती होगी, तो मैंने सोचा बीजेपी को भी देख लेते हैं। तो मैंने काफ़ी दिन तक बीजेपी की चीज़ें पढ़ी कि बीजेपी क्या करती है, कैसे करती है, फिर मेरे को समझ आया तो सही में गलत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में केवल एक कहानियाँ नहीं है, कहानियाँ अलग अलग है। बच्चों की आत्महत्या की कहानी है, रीट के पेपर लीक होने की कहानी है, धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांगने की कहानी है, और वहीं पे कल हमने सुना था कि 9 साल के बच्ची की आत्महत्या की कहानी है। अभी हम एक शख्स से बात कर रहे थे जो कि एक आंदोलनकारी हैं, बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों के मुद्दों की गहन जांच करते हैं। इन्होंने बताया कि सबसे पहली बार 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में जो चांदनी चौक की सीट है, उस सीट पर इन्होंने सबसे पहली बार जो वोट चोरी का मुद्दा है उसे पकड़ा था, जिसे हमने बाद में देखा कि कांग्रेस के साथ मिलकर अन्य राजनीतिक दलों जो विपक्ष में हैं उन्होंने कैसे इसे एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्दा बनाने की कोशिश करी, यानी कि चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश करी। आज इनके साथ हम बैठेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में वोट चोरी का मुद्दा इन्होंने पकड़ा कैसे और किन किन नेताओं के साथ मिलकर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा आदित्य नाम है, आदित्य रावत। तो आप सबसे पहली बात तो आप कब समझ में आया कि आपको इस फील्ड में या फिर राजनीति में आपको इतना सक्रिय होना चाहिए इन मुद्दों पर? नहीं, मेरे घर में थोड़ी बहुत राजनीति चलती ही रहती थी घर में, मतलब घर में सबको थोड़ा इंटरेस्ट था। तो उसके बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 2019 के अंदर। जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में देखा कि सरकार कुछ भी करने में विफल है, तो फिर कुछ दोस्तों को उनकी नीड थी कि भाई उन्हें दवाइयाँ चाहिए थी, वो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब करके जो दवाइयाँ थी वो चाहिए थी। फिर हमने कांटेक्ट करने का ट्राई किया, जितने भी लोग थे कहीं भी पूरी इंडिया में जितने भी लोग थे उनसे कांटेक्ट किया कि भाई कहाँ मिल सकती हैं दवाइयाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो करते 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 इतना हो गया कि पैन इंडिया चल गया वो, तो हम पैन इंडिया काम करने लग गए। फिर हमारे साथ लोग जुड़ते गए, तो हमने कम से कम 30-40 लोगों की टीम बना ली थी। 30-40 लोगों की टीम बना ली आपने कोविड के दौरान? जो हमने चांदनी चौक टास्क फोर्स के नाम से ही मैंने चालू करा था कायदे से। तो हमने चांदनी चौक के लिए ही चालू किया था पहले वो, क्योंकि हम भी ये नहीं सोच रहे थे कि वो पूरे इंडिया के लेवल पे चला जाएगा, बट वो फिर पूरे इंडिया के। चांदनी चौक जब आप बात कर रहे हो, चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं या एक जगह चांदनी चौक की बात कर रहे हैं आप? देखो जगह चांदनी चौक, मेरी तो लोकसभा भी चांदनी चौक है, विधानसभा भी चांदनी चौक है और MCD की सीट भी चांदनी चौक है। हमारी तीनों ही चांदनी चौक है, बाई चांस की बात है। तो वैसे मैं रहता भी चांदनी चौक में हूँ। मेरी फैमिली 1930 से हम चांदनी चौक में रहते हैं। 1930 से आज़ादी के पहले से। तो हमने तो सबके वो देखे हैं। फिर वोट चोरी भी 24, फिर मैं करता रहा, धीरे धीरे हमने काम किया अलग। यानी कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले एक तरीके से सामाजिक रूप से ज़्यादा एक्टिव हुए। हाँ। और फिर सामाजिक रूप से वो राजनीतिक रूप लेना लगा धीरे धीरे। आपको देखो, ये जो भी लोग बोलते हैं ना कि मैं वोट नहीं डालता तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं राजनीति कर ही रहे हो। यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी का हिस्सा हो। आप नहीं वोट डाल रहे हो तो भी आप राजनीति ही कर रहे हो। आपको जागरूक होने के लिए इन दी एंड क्या होता है, अगर आज के टाइम में पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाना महंगा हो रहा है, जितनी भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन दी एंड वो हम राजनीति में हों या ना हों, इम्पैक्ट तो हमें सबको ही करेगा ना वो। यानी कि अगर आप मत नहीं डालने तब भी आप किसी को मत डाल दे रहे हैं, क्योंकि आपके मत ना डालने की वजह से कोई और जीत जा रहा है। अभी भी इंडिया में अंदर क्या होता है, जैसे अभी जनरली पब्लिक को नहीं पता है, बीजेपी 2019 में सबसे अपने पूर्ण बहुमत पे थी। शायद ही कभी वो इससे ऊपर जा पाएगी। और 303 सीट आई थी 2019 के चुनाव में। 303 सीटें आई थी। 303 सीटों में जब उनकी 2019 में सीटें आई थी, हमें पता था उससे ऊपर वो नहीं जा सकती। ये जो 400 पार का नारा लगाया था, ये सिर्फ पागलपन था। 451 या 452 सीटों पे तो भाजपा टोटल लड़ रही थी भारत देश में। ये तो सिर्फ जुमला था, और जनता इतनी जागरूक है नहीं कि उसे पता हो। ये तो आपको सबको आइडिया था हमारे को कि 2019 के चुनाव में पीक पे थी वो। तो आपने 2024 के चुनाव में ये वोट चोरी पकड़ी कैसे, इसकी कहानी बताइए ज़रा दर्शकों को। देखो क्या था कि मैं
जयप्रकाश जी हैं जो चांदनी चौक से लोकसभा का इलेक्शन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे और आम आदमी पार्टी से समर्थित थे। आम आदमी पार्टी 7 पार्टियों पे जो था 5 और 2 का हुआ था। 5 सीटें जो थी वो आम आदमी पार्टी ने ली थी और 2 सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी। एक जगह लड़ रहे थे कन्हैया कुमार जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ था और दूसरे वो जयप्रकाश जी लड़ रहे थे। तो मैं जयप्रकाश जी का जो पोलिंग स्टेशन था चांदनी चौक में किनारी बाजार के अंदर, मैं वहाँ पे ही था। तो वो पोलिंग स्टेशन में ही किनारी बाजार में आप बूथ मैनेज कर रहे थे? बूथ मैनेज कर रहे थे। बेसिकली मैं सारे बूथ्स मैनेज कर रहा था कि कौन लोग वहाँ पे बैठेंगे, कौन लोग, जैसे पूरी ड्यूटी असाइन करनी पड़ती है ना उन लोगों को कि एक लोग अंदर बैठते हैं, फिर उनका एक रिलीवर होता है, फिर कुछ लोग टेबल पे बैठे होते हैं। एक मिनट, मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को ना ये समझा पाएँ कि बूथ मैनेजमेंट होता क्या असल में, पूरी तरीके से, कि बूथ के क्या स्तर होते हैं, कैसे आप मतदान करते हैं, पूरा अच्छे तरीके से बूथ को समझाइए। प्रोसेस क्या होता है, जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको एक वोट डालने के लिए एक जगह पे, पर्टिकुलर एक जगह पे जाना होता है कि जहाँ पे वो लोग जहाँ पे आप जाके बटन दबाते हो तो आपको उनको पता होता है कि भाई आप, अगर आपका जो हाउस नंबर है, हाउस नंबर के बेसिस पे आपका वोट उस जगह पे पोलिंग स्टेशन पे जाना होता है। तो हम उसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली SIR हो रही है, वो भी उसी के बेसिस पे होती है कि आपका जो पोलिंग स्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको वोट डालना होता है। तो उसकी एक लिस्ट डाउन होती है कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर कितने कितने वोट हैं। उस पर जाके आप वहाँ पे आप जाके पर्ची लेते हो, फिर वो पर्ची में जाके आप जाके बटन दबाते हो। तो उसमें पार्टियों का रोल क्या होता है कि एक BJP का हो गया, कांग्रेस का हो गया, आम आदमी पार्टी का, जो भी पार्टी लड़ रही होती है, उनका रोल क्या होता है कि वो लोग अपना एक बंदा, जो भी उनका वॉलंटियर कह लेते हैं, वॉलंटियर मान लीजिए उनको, वो एक अंदर बैठा होता है जहाँ पे मशीन प्रेस होता है, जहाँ पे EVM की मशीन को प्रेस किया जाता है, मशीन को प्रेस किया जाता है, उससे पहले बैठे होते हैं वो लोग। टिक करते हैं उसको कि कौन से नंबर का, बेसिकली क्या होता है उसके ऊपर एक नंबर डला होता है, वो नंबर पे कौन से नंबर की रिपोर्ट, वो उनका टोकन नंबर है, उस टोकन नंबर को लिख लेते हैं सो दैट कि वो चेकआउट हो जाएगी कितने वोट हमारे पोल हुए हैं। और हमारा वोटर था और हमें वोट डाल के नहीं, हमारा वोटर नहीं, वो सबके नाम लिखते हैं। अच्छा, वो सबके लिखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट डाल के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पता भी नहीं चलता कि हमारा वोट है कैसे। वो तो EVM मशीन पे तो आप बटन दबा रहे हो तो वो अलग प्रोसेस है, तो वो तो वहाँ पे कवर्ड भी होता है, वो तो सबको पता ही है। बट उसमें क्या होता है कि वो सब ना नंबर नोट कर लेते हैं कि इस पोलिंग स्टेशन की जो लिस्ट है उसमें से कितने लोगों ने वोट पोल कर दिया, जिससे आपको आखिरी में जाके इलेक्शन के डे पे परसेंटेज पता चलती है कि कितने % वोट डाला है। यानी कि ताकि डाटा में गड़बड़ी ना हो पाए। डाटा में गड़बड़ी नहीं, आपने ऑफलाइन मार्क कर ली है और फिर एक इलेक्शन कमीशन का डाटा आएगा। एक सीट पे 1000 वोट हैं सपोज XYZ, तो 1000 वोटों में से क्या होता है, आपने देख लिया कि भाई मेरे 550 वोट पड़े हैं, तो मेरी 55% पोलिंग हो गई। तो जब आप मशीन खुलती है आपकी, जब आप मशीन पे काउंटिंग के लिए जाते हो, वहाँ पे वो टोटल वोट दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, पोलिंग में कितनी वोट पोल हुई है। वो जब आप देखोगे कि हमारी लिस्ट में 550 लिखे हुए, वहाँ पे भी 550 लिखे हैं, इसका मतलब वो मशीन वही है, फिर मशीन का नंबर होता है। अगर हेरा फेरी हुई तो पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कुछ गड़बड़ी। वो तो अब इन्होंने खेल तो बहुत दूसरे कर दिए हैं कि ये तो मशीन का ही काम कर देते हैं अब तो, लेकिन वरना प्रोसेस यही कहता है। ठीक आगे समझाइए अभी। फिर ये लोग वहाँ जाके चेक करते हैं, उसका एक मशीन का पर्टिकुलर नंबर भी होता है। वो नंबर होने के बाद वो नंबर चेक होता है, वो नंबर सील होता है, वो मशीन सील होती है, वो मशीन सील होके जाके रूम में रखी जाती है। और क्या ऐसा भी होता है कि जब पहला वोट डाला जाता है तो उससे साइन कराया जाते हैं कि आपके सामने मशीन खुली और बंद होता है तो भी साइन कराया जाता है? पहले वोट नहीं होता। क्या होता है, जब आप शुरू में सुबह जाते हो तो सुबह क्या होता है कि वहाँ पे जो भी पार्टी के लोग होते हैं उनको सबको खड़ा करा जाता है। फिर वहाँ पे कुछ वोट पोल करते हैं, 5 वोट या 10 वोट पोल करते हैं और चेक करते हैं कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। बट जब आखिरी में आप लोग बैठते हो, जो सारे हर पार्टी के मेजरली जो वहाँ पे असाइंड लोग होते हैं वो लोग साइन करते हैं उसके ऊपर, और फिर वो सील होती है, उस सील के ऊपर साइन करा जाता है। तो नंबर EVM नंबर बंद हो गया, EVM नंबर बंद हो जाता था उसमें। फिर उसके बाद हम पोलिंग पे जाते हैं, फिर पोलिंग में जाके काउंटिंग होती है, काउंटिंग में वहाँ वोटिंग खुलती है। फिर वोटिंग के बाद वहाँ पे हम अंदर जाते हैं, जो पोलिंग काउंटिंग के अंदर, वहाँ पे वो लोग एक उस पर लिस्ट डाउन करते रहते हैं कि कितने कितने वोट किस किस को डले। तो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें ना पार्टी का नाम नहीं लिखा आता, उसमें पहले जैसे लिखा था 01, तो 01 पे जो भी कैंडिडेट होगा उसका नंबर का आगे उसका वोट लिखा आ जाएगा। 02 लिखा आएगा तो 02 पे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका आ जाएगा, उनका वोट आ जाएगा। 03 पे ऐसे करके वो आ जाता है। बट अब मैं आपको आ जाता हूँ इस पर घूम के कि चांदनी चौक में उस टाइम पे क्या हुआ 2024 के अंदर। ये तो वोटिंग का प्रोसेस हो गया। ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो ऐसे फॉलो होना चाहिए, ऐसे फॉलो होता है। फिर क्या होता है, अब चांदनी चौक में गड़बड़ी क्या हुई कि चांदनी चौक में कुछ हम काम कर रहे थे कि कौन से लोगों को बात करनी है। ऑब्वियसली अब अगर आप किसी भी पार्टी के साथ काम कर रहे हो तो आप उसके
सोच के लोग, अपनी जान पहचान के लोगों को आप अप्रोच करते हो, जो जनता आम नेता करता है कि सबके घर पे जाके मिलता है, कि हम हमारे अपने वादे बताता है, वो सब करता है। तो हम वही सब कर रहे थे। तो हमने वो करते करते नोटिस किया कि जो चांदनी चौक की सीट है, किनारी बाज़ार में एक जगह है जिस पे जयप्रकाश जी की खुद की पोलिंग है। जयप्रकाश जी का घर उस एरिया में आता उस है, एरिया में आता है और उन्हीं की खुद की पोलिंग ठीक, है। समझ और में उनकी तो ऐतिहासिक पोलिंग है, जो आज़ादी के टाइम से इलेक्शन लड़ते आए हैं, उनका तो पूरा परिवार ऐसा है। हाँ। तो उनकी जो पोलिंग स्टेशन थे, कई बार के उसमें सांसद रह चुके हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने टोटल मिला के अराउंड 600 समथिंग कुछ वोट थे उस पोलिंग स्टेशन पे, जिसमें से 175 वोट कटे हुए थे। और कई लोग तो ऐसे थे जो हमारे सामने खड़े, जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं। फिर हमें नोटिस हुआ कि ये तो क्या, और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था, कई सीटों पे, कई पोलिंग स्टेशन पे हमें उसी दिन पकड़ में आया कि भाई इनके तो वोट, जब वो लोग सामने आके खड़े हो गए, पहले तो हम रेकी कर रहे थे कि भाई कहाँ है क्या है, तो थोड़े बहुत तो हमें भी समझ आया। जब लोग सामने आने चालू हुआ और पता चला कि भाई इन्होंने वहाँ पे भी, जहाँ अब अगर शिफ्ट भी हो गए, वहाँ पे भी वोट नहीं बना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, तब जाके हमने पकड़ा ये धीरे धीरे। फिर ये काम कहाँ से चल रहा था, ये यहाँ तो अभी SIR में भी ये हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी हो रहा है और हर जगह हो रहा है, जैसे आपने बंगाल में भी देखा होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंस्ड लोग, आपको सबको पता होता है। देखो समझ नहीं आता, आरोप लगाने वाले कहते हैं कि वोट कट गए। अब ये जो BLO जा रहा है, उसे कैसे पता कि बीजेपी का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है, सपा का वोटर, कैसे पता चल रहा है? आप जाके देखो ना कि BLO अगर कोई और पार्टी का बंदा फ़ोन कर रहा है तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाते। मैं आपको चांदनी चौक के सारे BLO की लिस्ट दे देता हूँ, वो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं दूसरी पार्टी के, और बीजेपी वालों के घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन वोटर कैसे पता चलेगा? अरे वोटर पता चल जाएगा। आप बताओ, आप मेरे घर गली में चलो, मुझे पता कौन सा घर का वोट कौन डालता है, आपको नहीं पता। आप जान पहचान में मोहल्ले में जानते नहीं हो लोगों को, जानते होगे ना। तो BLO को पता होता है कि किस पार्टी BLO को नहीं पता होता ना। BLO के पीछे पीछे एक बीजेपी का सेवक घूम रहा है ना। अच्छा, वो RSS का या बीजेपी का एक आदमी पीछे पीछे घूम रहा है, वो बता रहा है भाई देख ये वाला घर है, ये कांग्रेस को वोट डालेगा, या आम आदमी को डालेगा, या फलाना ढिमका। तो ये कांग्रेस को या फिर विपक्षी पार्टी को डालेगा तो इसका काट दे, इसका काट देगा। ऐसा होता है। ऐसा 24 में थोड़ा कम हो रहा था, अब और ज्यादा होने लग गया है। फिर आप मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में चले जाओ, दलित में चले जाओ, वहाँ पे भी ये हो रहा है। मुस्लिम इलाके में जाओगे तो वहाँ वोट काटे जा रहे हैं, दलित इलाके में जाओगे तो वहाँ वोट काटे, यादवों के इलाके में जाओगे वहाँ भी वोट काटे। जो भी बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी पे पता होता है लोग। देखो मैं भी हर एरिया में, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरे को पता है कि भाई ये वाले जो घर के लोग हैं ना, ये इस आइडियोलॉजी पे चलते हैं। जानते तो हो ही ना आप कि भाई ये वाला आदमी बीजेपी को वोट सपोर्ट करता है, ये वाला आदमी कांग्रेस को सपोर्ट करता है। और ये तो साफ हो जाता है जब वो आदमी जाके आपकी टेबल से पर्ची ले जाता है। 90% तक तो वो वहीं साफ हो जाती है बात कि किस टेबल से पर्ची उठा रहा है, वो पर्ची उठा रहा है। क्योंकि हर पार्टी का तो एक लगा ही होता है वहाँ पे। नहीं, वो जब जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन सारा आदमी जागरूक होकर गया हुआ होता है। फिर क्या होता है, वहाँ जाके देखता है कि यार मेरे वाला आदमी कहाँ बैठा है, उसी से जाके पर्ची ले लेता हूँ। तो 90% तक तो वहीं क्लियर हो जाता है कि कितने वोट कहाँ डले होंगे। उसके अलावा यानी कि वोटों गिनती होने से पहले वोटों गिनती हो चुकी होती है। उसके अलावा मैं आपको एक प्रोसेस और बताता हूँ। आपके घरों पे फ़ोन आते होंगे, सबके ही आते हैं, सब परेशान भी हो जाते हैं उस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे। उसमें भी प्रोसेस प्लान होता है कि भाई इसने, ये आदमी, अब सपोज आपके पास कांग्रेस से फ़ोन आया, आप सुनते रहे तो उसे भी समझ आ रहा है कि भाई ये आदमी इंटरेस्टेड है इसमें। अच्छा, तो उसका वो बहुत दिमाग, इतने बारीक लेवल पे मैनेजमेंट चलता है चुनाव में। चलता है, क्यों नहीं चलता? फोन कॉल से मैनेज हो रहा है, इतना खर्चा BLO से मैनेज हो रहा है। देखो ना, मैंने आपको सामने बता रहा हूँ। मैं तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। और आप इसको डिनाई कर सकते हो तो बता दो। होता है ना ये आपके साथ। आपके पास कॉल आता है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए, अब सपोज आपके पास कॉल आता है कि आपके आने वाले चुनाव में अगर आप कांग्रेस, आप किसको वोट डालोगे? A नंबर पे कांग्रेस आ गई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बीजेपी आ गई, तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी आ गई। तो आप वो सुनोगे, उसमें आप क्या करोगे? अगर बटन दबा दोगे तो वो वैसे ही ख़त्म हो गया। फिर कुछ फ़ोन आते हैं कि नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आपने सुना ही होगा, सबने, दिल्ली में रहते हैं। तो वो डेटा भी निकालते हैं 20-20 साल का, 30-30 साल का। अरविंद केजरीवाल से याद आया, थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक की सीट पर कैसे मदद की थी कि नहीं? नहीं, बहुत कम, बहुत मिनिमल। मतलब जितने भी लोग थे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि चांदनी चौक की सीट जो है वो जामा मस्जिद से चालू होती है, दिल्ली गेट से, और शालीमार बाग तक जाती है। क्योंकि लगभग वही माना जा रहा था कि जयप्रकाश अग्रवाल सीट निकाल लेंगे। हाँ, व्यापारी होने की वजह से, पुराने नेता होने की वजह से, मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से, नहीं, मुस्लिम और व्यापारी बहुल सीट। लेकिन वो भी जो अभी प्रवीण खंडेलवाल जी जीते हैं, वो भी व्यापार संगठन के वो थे, उनका लग नहीं रहा था। क्योंकि वो, और इवन की जो बीजेपी में लोग थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो पहले एक चुनाव हार चुके हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी, वो पहले चुनाव लड़ चुके थे बीजेपी से, एक विधायक का चुनाव लड़े थे और हारे भी थे। लेकिन लोग वो मानने नहीं चाहते कि वो थे भी वही। तो वो सब कहानी भी हुई थी।
और तो अभी आप किस किस चुनाव के आपने रणनीतियाँ मैनेज करी हैं, किन किन नेताओं के लिए? मैं ज़्यादातर जयप्रकाश तो मैं अग्रवाल के लिए हो गया चांदनी चौक में ही मैं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरी वो सीट भी है तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है। फिर मैं बचपन से वहाँ रह रहा हूँ, मैं लोगों को जानता भी हूँ, क्योंकि और चांदनी चौक एक ऐसा एरिया है कि जहाँ की गलियों में आम बाहर से आया हुआ जनता घूम नहीं पाती है। वो सबको ही पता है कि चांदनी चौक की गलियों में अगर आप अंदर घुस जाओगे तो खो जाओगे। चांदनी चौक से कभी चुनाव लड़ने की सोची आगे? नहीं, अभी चुनाव लड़ने का मेरा तो कोई विचार है नहीं। चुनावी राजनीति में नहीं जाना? नहीं, चुनावी राजनीति में नहीं जाना, लेकिन वो भी कभी नहीं करना कि हम किसी कोई भी नेता हो, भले ही वो भाजपा का हो, भले ही वो कांग्रेस का हो, भले ही वो आम आदमी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, इतना तो मैं मानता हूँ कि मैं इतना जिद्दी हूँ कि अगर मेरे को उससे काम करवाना तो मैं करवा ही लूँगा। और इतना हर आदमी को होना चाहिए। अगर इस हद तक पहुँच जाए तो ये हमें ऐसे ये CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है ये करने नहीं पड़ेंगे। कैसा लग रहा है प्रोटेस्ट? अच्छा चल रहा है, 2-3 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ, देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं। क्या उम्मीद है कि जो नेता जो ये कर रहे हैं सही दिशा में बढ़ा रहे हैं? नहीं, नेता और तो- ईमानदारी से बताऊं तो आज तक तो राजनाथ सिंह ने बयान तो दे ही दिया था कि भाजपा इस्तीफे नहीं देती है। तो उस हिसाब से तो इस्तीफा तो नहीं देते, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि अगर अभी बात हो जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी पे बात आ जाएगी, और फिर वो क्या होगा कि वो प्रोसेस चलते चलते वो इस्तीफे सारे होते होते मोदी जी ही गिर जाएंगे। तो इस्तीफा नहीं होने वाला? इस्तीफा तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैं 2015 में कॉलेज गया तो मेरे घर में ज़्यादातर लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो मैंने सोचा यार ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी गलती होगी, तो मैंने सोचा बीजेपी को भी देख लेते हैं। तो मैंने काफ़ी दिन तक बीजेपी की चीज़ें पढ़ी कि बीजेपी क्या करती है, कैसे करती है। फिर मेरे को समझ आया ये तो सही में गलत है। क्या गलत लगा बीजेपी में? कुछ है ही नहीं, पॉलिसी की बात नहीं करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की कोई बात नहीं है। एजुकेशन सबसे लोअर लेवल पे आ गई है इंडिया की। पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है इंडिया में। फिर इतने चुनाव जीतना और इतनी ज़्यादा फंडिंग घूम फिर के भाई बात वोट चोरी पे आ गई। तो फिर क्या ही बचा उसमें बात। तो एक ये लंबी बातचीत रही जहां आप समझने को मिलेगा किस प्रकार से चुनाव में BLO जो है एक प्रक्रिया निभाते हैं, SIR में एक प्रक्रिया निभाते हैं। चांदनी चौक में जो है प्रकाश अग्रवाल के साथ 2024 में कौन सा खेल हुआ था, आम आदमी पार्टी ने क्या समर्थन दिया था, नहीं दिया था, इन भाई साहब ने हमें सारी जानकारी दी है। ये आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप देखते रहिए न्यूज़ कोटरी। मैं हूँ जतिन राय और कैमरे के पीछे है मेरे साथी आभास।